शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम देश के 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे देश के बड़े पत्रकार सुधीर सक्सेना जी से। पहला मुद्दा है कि 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। वहां चुनाव का परिदृश्य क्या हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब 2 राज्यों की घोषणा हो गई तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा को क्यों टाला गया, क्यों रोका गया। इसके अलावा कई राज्यों में जो छोटे छोटे उपचुनाव होने थे उन्हें भी रोक दिया गया है। और तीसरा और अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा कहां जाके अटक गया है। हम लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि दिल्ली में राजनाथ जी के बंगले पर कई बार एक्सरसाइज हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, जिसपे संघ के भी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो क्या संघ ने वीटो पावर लगा दिया है? क्या संघ के बगैर अब भारतीय जनता पार्टी का नेता तय नहीं हो पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी कमजोर हुए हैं इस मुद्दे पर? ये ऐसे सवाल है जो देश की जनता जानना चाहती है। और मेरे साथ है देश के बड़े पत्रकार सुधीर सक्सेना जी। सुधीर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि जो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हुई है, तो किस रूप में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? अब ऐसा माना जाने लगा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का ही एक अनुषंगिक संगठन है और जैसा केंद्र चाहता है वैसा वो करता है। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 में घोषणा हुई है, 2 में रोक दी गई है। ये भी एक सवालिया निशान लगा रहा है। लेकिन हम पहले बात करें कि क्या होगा हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। देखिए, जैसा कि आपने कहा, चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में होने थे या इस वर्ष तक होने चाहिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर दी गई है तारीखों की, लेकिन अभी तक झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर में चुनाव की जो घोषणा या जो तारीखें घोषित की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई हैं। केंद्र सरकार का अगर बस चलता तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर अभी चुनाव नहीं कराए जाते। जम्मू कश्मीर में इसके पहले चुनाव सन 2014 में हुए थे और धारा 370 को विलोपित किए हुए 5 साल हो गए, लेकिन केंद्र सरकार वहाँ पर चुनाव कराने का साहस नहीं जुटा सकी है। हालांकि वो लगातार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ सामान्य हैं, लोग 370 को विलोपित करने के पक्ष में हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिला है और सर्वाधिक बात ये कही जाती है कि वहाँ पर आतंकवाद पर काबू पाने में सरकार कामयाब रही है। अब इन संदर्भों पे अगर हम बात करें, 90 और हरियाणा में 90 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में भी संयोग से 90 सीटें हैं। इसके पहले सीटें कम थीं, लेकिन पुनर्सीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ गई हैं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को अपनी पसंद के अनुसार सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। यकीनन ये एक लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत सुखद और स्वागतीय घटना है और इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है। लेकिन कुछ घटनाएं इधर घटी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ देखा जाता था, लेकिन अब लद्दाख केंद्र शासित है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित है। केंद्र शासित राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की परंपरा रही है, जैसे कि पांडिचेरी की मांग उठ रही है, लेकिन किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाए ये कम ही होता है। 10 साल तक जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार नहीं चुन सके। लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में अपना एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। तो घाटी में प्रत्याशी खड़ा न करने के पीछे क्या कारण है, इसको आप सीधे सीधे इन
शब्दों में समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ अपनी जीत का यकीन नहीं था। वही हुआ। घाटी मतलब जम्मू कश्मीर की लोकसभा की सीटें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बटी। बारामूला की सीट से राशिद इंजीनियर जीते जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और जब वो जीते तब वो आतंकवाद को पोसने या आतंकवाद को फंडिंग करने के आरोप में जेल में थे, और जेल से ही वो जीते और 2 लाख से अधिक मतों से जीते। जम्मू में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन उनके प्रत्याशियों के मतों में पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 2-2 लाख वोटों की कमी हुई। तो जम्मू का यथार्थ और घाटी का यथार्थ आज की तारीख में, जहां कुल 90 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस की स्थिति वहाँ बहुत सुखद तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ तैयारी की है, और ये माना जाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उसके पक्ष में माहौल बना है, और उसने अभी 2-4 रोज़ पहले ही वहाँ पर तारिक कर्रा को अपना नया अध्यक्ष घोषित किया है, और रमन भल्ला और चमन लाल या ऐसा कुछ नाम है, उन दोनों को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। और कर्रा ने कहा है कि वो समान धर्मा पार्टियों से बातचीत करेंगे, और कोई ताज्जुब नहीं कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीटों को लेकर कोई गठबंधन या समझौता हो जाए। जहाँ तक मुफ्ती की पीडीपी की बात है, मुझे लगता है कि पीडीपी जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की भागीदार थी, वह इस बार भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएगी। घाटी का मिजाज 370 के विलोपित होने के बाद लगभग वैसा ही है जैसा कि धारा के विलोपन के पहले था, और घाटी के लोग कोई ताज्जुब नहीं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रत्याशी खड़े करती है तो उसके खिलाफ मतदान करें। सुधीर जी, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अभी आपने कहा है कि कांग्रेस वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखिया हैं उमर अब्दुल्ला, उनका मैंने 2 दिन पहले बयान देखा है। उनने कहा है कि हम धारा 370 फिर से लागू करने के मुद्दे पर उतरेंगे, और यदि ऐसा वो एजेंडा लेके आते हैं या ये वाली बात करते हैं तो उसका पूरा नुकसान कांग्रेस को पूरे देश भर में होगा यदि कांग्रेस ने हाथ मिलाया। क्योंकि अभी देश की जनता का मिजाज जम्मू कश्मीर में क्या है अलग बात है, पर देश की जनता का मिजाज बिल्कुल धारा 370 के खिलाफ था, है, और मुझे लगता है कि आगे जो भी इसका समर्थन करेगा उसका देश में नुकसान बहुत बड़ा होगा। देखिए, ऐसा है कि राजनीति या समझौते या गठबंधन या धाराएं या प्रावधान या अनुच्छेद भावनात्मक आधार पर नहीं होते हैं। वक्त का तकाजा उसके लिए जिम्मेदार होता है। धारा 370 ऐतिहासिक घटनाक्रम की परिणति था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बार बार कहा था कि यह स्थायी प्रावधान नहीं है, एक सीमित समय के लिए है। और जाहिर है कि जब वो सीमित समय कहते थे तो 15 साल बाद या 20 साल के बाद या 25 साल के बाद वो इसको हटाए जाने की बात भी उसमें छिपी होती थी। अब हम धारा 370 के बारे में नेताओं के बयानों की बात करें तो जो गैर भारतीय जनता पार्टी दल हैं, उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा है कि उसको बहाल करेंगे, उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, और अगर घाटी का अवाम इस पक्ष में रहा कि धारा 370 जैसा कोई और उपबंध या प्रावधान आना चाहिए तो उस पर, उसके लिए वो केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे, क्योंकि ये केंद्र के हाथ में है, राज्य के हाथ में नहीं होगा। कर्रा जो कि पहले एमपी रह चुके हैं और उन्हें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसी हस्ती को हराने का श्रेय प्राप्त है लगभग 10 वर्ष पूर्व हुए चुनाव में, उनका भी यही कहना है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है, और वहाँ के घटनाक्रम के आधार पर पूरे देश में वोट बटोरे हैं। तो आपका यह अनुमान तो नहीं है, आपकी आशंका सही है कि अगर वहाँ पर गैर बीजेपी पार्टियाँ धारा 370 के पक्ष में लामबंद होती हैं या ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को अन्यत्र मिलेगा।
अच्छा, एक बात और है, मैं जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो लद्दाख को हम छोड़ नहीं सकते। आज ही यदि आपने अखबार पढ़े होंगे तो उसमें छपा है कि लद्दाख को बचाने के लिए बंगचुक, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन पर वो 3 इडियट फिल्म भी बनी थी, बंगचुक जी का आज मैंने बयान पढ़ा है कि वो दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। वो मतलब अब मैंने ये नहीं मालूम है कि वो वाहन से आएंगे या पैदल आ रहे हैं, लेकिन एक उसके लिए वो लगातार भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे और काफ़ी लंबी लड़ाई वो लड़ रहे हैं बंगचुक जी। तो बंगचुक का ये पूरे चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी और लद्दाख इस चुनाव का पार्ट क्यों नहीं है? देखिए, लद्दाख इस देश का बहुत अविभाज्य अंग है और सामरिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है और जातीय संदर्भों के लिहाज से भी बौद्ध बहुल है। वहाँ से मठ है वहाँ पर। जहाँ तक सोनम वांगचुक की बात आपने की है तो वो वैश्विक शख्सियत हैं और उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्होंने अनशन किया, बयान जारी किए और केंद्र सरकार का ध्यान लद्दाख की पीड़ा और लद्दाख की डिमांड्स की ओर आकर्षित किया। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने उनकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि सोनम वांगचुक जो कहते हैं, जो करते हैं, उसकी ओर सारी दुनिया का ध्यान जाता है। उनकी हम अवज्ञा नहीं कर सकते, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम खारिज नहीं कर सकते। तो चाहे लद्दाख हो या सुदूर मणिपुर हो या कोई भी अन्य भाग हो, वहाँ की भावनाओं, वहाँ की आकांक्षाओं, वहाँ की पीड़ा को केंद्र सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इस संघीय प्रणाली के महादेश में कई तरह की बीमारियां या विकार उठ खड़े हो सकते हैं। हरियाणा पे ले चलना चाहता हूँ। हरियाणा में आपको क्या दिख रहा है इस समय, क्योंकि एक और किसान आंदोलित है, दूसरी ओर जेजेपी जो उनका सहयोगी पार्टी थे वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, उसके तमाम सारे विधायक टूट गए हैं। अब ऐसा लगता है कि सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होगा। तो वहाँ क्या लगता है कि बीजेपी किस स्थिति में रहेगी? ये जो किसान आंदोलन है, क्या उसका कोई लाभ मिलेगा क्या कांग्रेस को? देखिए, हरियाणा की राजनीति एक वक्त 3 लालों के कारण जानी जाती थी, देवीलाल, भजनलाल, बंशीलाल, और बरसों इन तीनों ने राजनीति की और राष्ट्रीय राजनीति में भी इन बड़े नेताओं का दखल रहा। इमरजेंसी में बंशीलाल का, बाद में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तो देवीलाल का, और लेकिन अब आज की और एक दूसरा और हरियाणा का जो बहुत उल्लेखनीय पहलू है वो है आयाराम गयाराम। इस देश में आयाराम गयाराम की जो दाग बेल पनपी है उसमें हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण, कहना चाहिए कि एक नींव के पत्थर की तरह का, आधारशिला की तरह का योगदान रहा है। लेकिन आज की तारीख में हरियाणा में जो 90 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई लगभग बराबर, या कि कहें कि थोड़ा सा पलड़ा जो है कांग्रेस का भारी है। जाट वोटों को लेकर वहाँ पर जिस तरीके से चौटाला परिवार फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, खाप फिर से सक्रिय हुई हैं, किसान आंदोलन के घाव अभी भी हरे हैं। अभी हाल में विनेश फोगाट के मामले में जिस तरह से हरियाणा की खापों ने सक्रियता दिखाई है और वहाँ पर उनके कार्यक्रमों में कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की है, और किसान आंदोलन के कारण वहाँ हरियाणा के बहुत बड़े वर्ग में जो केंद्र सरकार के प्रति नाराज़गी है, उनके चलते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में कहीं ना कहीं क्षति उठानी पड़ सकती है। एक और मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग एक तरह से बीजेपी का अनुषंगिक संगठन जैसा हो गया है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव की घोषणा रोक दी गई एन टाइम पर? चुनाव आचार संहिता की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उम्मीद दिए थी कि सारे एक साथ घोषणा होने वाली है। एन टाइम पर खबर आई कि 2 राज्यों में अभी फिलहाल चुनाव नहीं करा रहे। क्या बीजेपी घबराई हुई है या क्या उनकी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, राजनीति में कोई घबराया हुआ भी होता है तो ये जाहिर नहीं करता है कि वो घबराया हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की घोषणा हुई, मैंने जैसा कि कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये है कि 140 करोड़ के इस देश में लगभग
28 प्रांतों में वो एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं और अपने जो शीर्षस्थ ब्रांड है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते तो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास इतनी तैयारियां नहीं हैं, सुरक्षा की इतनी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, तो क्यों आप एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं? जाहिर है कि चुनाव की तारीखें आप सुविधा के जरिए और किसकी सुविधा के जरिए तय करना चाहते हैं, किसी से छुपा नहीं है। इलेक्शन अब ईवीएम से होते हैं, पहले कागज़ पर मोहर लगा के होते थे, तब चुनाव जल्दी निपट जाते थे। इस बार आपने ईवीएम से चुनाव करवाए और 3 महीने के अंतराल में आपके मतदान की प्रक्रिया चली है। शुरू में जितने वोट पड़े, बाद में जो गिनती में उसमें 5 करोड़ का लगभग अंतर आया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया है, झारखंड के लिए भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जबकि होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक महत्ता या प्रतिष्ठा खो चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि चुनाव कब होंगे। तो घंटी जो है बजेगी तब जब केंद्र सरकार चाहेगी। यही हाल हरियाणा में है, यही हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थितियाँ इतनी पेचीदा हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सत्ता में होते हुए भी इस बात से भयभीत है कि कहीं लोकसभा के चुनाव के नतीजों की पुनरावृत्ति ना हो जाए। और अगर पुनरावृत्ति होती है, और जैसा कि शरद पवार ने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि इस बार हम 248 मेरा ख्याल सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो हेमंत सोरेन की बात और अन्य लोगों के बयानों के आधार पर अगर हम एक रूपक गढ़ें तो हम कह सकते हैं घंटी चुनाव की और अंटी बीजेपी की। तो जो घंटी है वो बीजेपी की अंटी में है, और अंटी में घंटी के साथ साथ अंटी में क्या रखा जाता है आप बेहतर जानते हैं, लोग क्या क्या चीज़ें उसमें रखते हैं, रकम से लेकर और बाकी सारी चीज़ें तक। तो ये बहुत दिलचस्प चुनाव होंगे। और चारों राज्यों के चुनाव, अभी तो 2 के सन्निकट हैं, वो ये तय कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को लोग कितना पसंद करते हैं, और मोदी का ब्रांड पहले जैसा खनकदार और चमकीला रहा है या नहीं। चलिए, मोदी के ब्रांड की परीक्षा होगी। अभी एक आखिरी सवाल, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरे देश की नज़र इस पर लगी हुई है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है, वहाँ चुनाव कराएं या वो थोपें या वो घोषणा करें, जो भी करें, लेकिन इस चुनाव को लेके राजनाथ सिंह जी के घर पर पिछले दिनों से कुछ बैठकें चल रही हैं, और उस बैठकों में संघ के लोग भी हैं, अमित शाह को भी वहाँ जाना पड़ रहा है, और देश के कुछ स्वतंत्र मीडिया जैसे यूट्यूब चैनल और जो समानांतर मीडिया का कहना है कि संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है। अब मोदी वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, मोदी की एक तरफा चलने की संभावना नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो बातें चुनाव आयोग के बारे में कही जाती हैं कि चुनाव आयोग जो है सरकार के इशारे पे चलता है, सरकार का नियंत्रण रहता है, जितनी चाबी भरी जाती है खिलौना उतना चलता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है राष्ट्र में, तो अघोषित राजधानी नागपुर है, और नागपुर में रेशीम बाग से उसका संचालन होता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी भले ही ना हो, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन इस वक्त वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसका अध्यक्ष बहुत मायने रखता है। लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों में आप अध्यक्ष के चुनाव पर अगर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि जो भी अध्यक्ष बनाए, चाहे गडकरी बने, चाहे नड्डा बने, चाहे कोई और बने, उसके पीछे कहीं ना कहीं नेपथ्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत उल्लेखनीय भूमिका रही है। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और परिपक्व नेता हैं, और उनकी महत्ता को एक बहुत छोटी सी घटना से समझा जा सकता है कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने चेन्नई में अन्नादुराई की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया।
स्टालिन की डीएमके सरकार और केंद्र के बीच, दिल्ली के बीच में कैसे रिश्ते हैं, खटास कितनी है, ये भी आप जानते हैं। तो राजनाथ सिंह को चेन्नई भेजा गया। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से भी वाकिफ़ हैं और आरएसएस की शैली को भी जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अंततोगत्वा, जैसा कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो आरएसएस पिया को जो दुल्हन भाएगी उसी को चुना जाएगा। स्वयंवर से अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में अलग है और ये प्रक्रिया कैसी है इसका सबूत पिछले 25-30 सालों में हमें बार बार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सुधीर सक्सेना जी। आज हमने उनसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात की। हमने बात की जम्मू कश्मीर के चुनाव और वहाँ के माहौल पे, हमने बात की हरियाणा पर, हमने बात की आखिर महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव क्यों नहीं घोषित किए जा रहे, और महत्वपूर्ण मुद्दा हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर, जिसमें सुधीर जी का कहना है कि ये अध्यक्ष का अगला जो चुनाव होगा वो पूरी तरह संघ की पसंद का अध्यक्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक चुनाव की बात है, उनका साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर का माहौल इस बार बिल्कुल वैसा ही है जैसा धारा 370 हटाने से पहले का था, बिल्कुल वैसा ही माहौल है। देखना होगा कि अब कांग्रेस और एनसीपी मिलके क्या करेगा, एनसी मिलके, नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके शायद ये चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में बड़ा कांटे की टक्कर उनको दिखाई दे रही है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।